हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डुओपैथी। आज ही काफ़ी दिनों बाद मैं एक अपना अगला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं चाइना में एंटर कर चुका हूँ और ये मेरा सेकेंड डे है क्वारंटीन का। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे और फ्री टाइम था तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ इंटरेक्शन किया जाए। तो मैंने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इंडिया में बहुत ही कॉमनली एक कंडीशन पाई जाती है, पेप्टिक अल्सर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्या सोचते थे कि पेप्टिक अल्सर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड की वजह से या दर्द की कुछ गोलियां होती हैं जैसे एस्पिरिन, इसको अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करता है कोई पेशेंट तो उसको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। एसिडिटी बहुत होती है। हालांकि एसिडिटी जैसे कुछ कारण हैं जिनका कुछ माइनर सा रोल है, लेकिन अभी एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया जो है ये पेप्टिक अल्सर के रिलेशन में ही खोजा गया और जिन साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी थी फ्रेंड्स। और इसलिए भी क्योंकि पेप्टिक अल्सर को लेकर के जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज थी, जो प्लान थे, वो बिल्कुल चेंज हो गए इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बाद। इसलिए ऐसा बोला गया कि ये जो खोज हुई है, ये जो डिस्कवरी हुई है, ये मेडिकल फील्ड को पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाली थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी डिजीज़ में सबसे पहले तो जो बात आती है, जो सवाल आता है, वो आता है डायग्नोसिस का। तो हम कुछ एग्जामिनेशन का कि आखिर हम कैसे पता करें कि किसी पेशेंट के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप जानते हो बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पेट में कुछ दिक्कत है, उसको जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है कुछ बेसिक दवाओं से। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ उनका एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर, और एंडोस्कोपी में स्टमक का एक छोटा सा पार्ट हम निकालते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोप्सी। तो वो बायोप्सी लेने के बाद उसमें हम एक रैपिड यूरिया टेस्ट करते हैं, रैपिड यूरिएज टेस्ट करते हैं सॉरी। तो उससे 2 मिनट का टेस्ट होता है, उससे हम पता कर लेते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। या फिर उसी बायोप्सी पे हम कई बार हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो बनाते हैं उसमें हमको दिख जाता है कि ये बैक्टीरिया है या नहीं। कुछ ब्रेथ टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, स्टूल टेस्ट भी होते हैं, जैसे इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस को हम पता कर सकते हैं। आप जानते हो, मैं आपको बताऊं, ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही फेस्टिजियस बैक्टीरिया है। ये ईजिली रिमूव नहीं होता है, क्योंकि जो स्टमक के अंदर एक हॉस्टाइल सा इन्वायरमेंट बन जाता है एसिड के बीच में, और ये बैक्टीरिया एमोनिया सेक्रेट करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। और एमोनिया सेक्रेशन की वजह से बहुत सारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स को ये रेजिस्ट भी करता है, जिसकी वजह से इसको इरेडिकेट करना आसान नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी परेशानी है इसके ट्रीटमेंट में। और आप लोग जानते हो कि ये जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये एक फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न बैक्टीरिया है, जो कि खाने पीने की चीज़ों में अगर गंदगी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन नहीं है किसी पेशेंट के अराउंड, तो उसको ये बैक्टीरिया ईजिली इन्वेड करता है। और अगर हम देखें तो इसका जो प्रिवेलेंस है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी कम हो चुका है। कंट्रीज जैसे कि इंडिया, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो ऐसी जगहों पर ये बैक्टीरिया का प्रेवलेंस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान की। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब पेप्टिक अल्सर होता है, ये बैक्टीरिया हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो 1 या 2 या 3 एंटीबायोटिक्स हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और कहते हैं कि आप ये जो दवाएं हैं ये 10 दिन से 2 हफ्ते के लिए ये मेडिकल जो ट्रीटमेंट का प्लान ये चलता है। और इस पर अगर आप ये प्लान पूरा कर लेते हो तो 85% तक जो सक्सेस रेट ऑफ इरेडिकेशन है, 85% 95% तक हमको मिल जाता है, ये बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। और इरेडिकेशन पता करने के लिए फ्रेंड्स, जब हम ये प्लान पूरा कर लेते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है, उसके 3 महीने बाद ये डिज़ायरेबल होता है कि आप एक स्टूल टेस्ट करो, एक जनरल स्टूल टेस्ट परफॉर्म करो, और उसमें आप देखो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इस बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर चुके हो। सबसे ज़रूरी ये है इस चीज़ में जानना कि हमें कभी भी ये ट्रीटमेंट प्लान अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ बीच में, मतलब ट्रीटमेंट प्लान के बीच में आप छोड़ देते हो या डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हो, तो फिर इन फ्यूचर ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसको रिमूव करना आसान नहीं होता है। और क्योंकि इसको रिमूव करना इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया
पेप्टिक अल्सर के साथ साथ कार्सिनोमा स्टमक मतलब स्टमक कैंसर के साथ, पेपर के साथ, कुछ लाइपोमास के साथ भी एसोसिएटेड होता है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इस बैक्टीरिया की लिंकेज पाई गई है। इस वजह से भी इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एज सुन एज जैसे जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस बन जाए हमें इसको ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था। और जो हम एंटीबायोटिक्स इसमें यूज़ करते हैं वो जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है। और अब तो खैर हमारे कंट्रीज़ में क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन को लेकर भी रेजिस्टेंट इस बैक्टीरिया में आ चुका है जैसे कि ये इन एंटीबायोटिक्स को भी रेजिस्ट करता है और इजीली इरेडिकेट नहीं होता है। तो कुछ न्यूअर एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ नई एंटीबायोटिक्स हैं जो मार्केट में आई हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इस बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक है और अगर आपको कुछ और सवाल हैं जो आपको मुझे पूछने हैं या इस बैक्टीरिया के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। आप अपने सवाल रखिए, मैं उसका जवाब दूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।